स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अनुभूति सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, अनुभूति एक रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता जंगलों से, रिश्ता नदियों से, रिश्ता वन्य प्राणियों से, रिश्ता प्रकृति से। प्रकृति जीवन के हर रंग को खुद में समेटे हुए है और जब ये नन्हे कदम प्रकृति के रंगों के करीब पहुंचे तो ये रंग छिटक कर उनकी कलाओं में उभर आए और ये बच्चे प्रकृति के रंग में सराबोर हो उठे। अनुभूति कार्यक्रम प्रतिवर्ष 15 दिसंबर से 15 जनवरी की अवधि में परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाता है।
सेलुलोज को पचाने वाला, डाइजेस्ट करने वाला एकमात्र दीमक होता है। उसके अलावा कोई दूसरा प्राणी सेलुलोज को नहीं पचा सकता। ठीक है, अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं मैं। अभी अपन ने उसकी चर्चा की थी। सबसे पहले तो ये देखिए, ये क्या दिख रही है? घास दिख रही है छोटी छोटी। जो वनस्पति का जो वर्गीकरण है, एक सरल भाषा में मैं आपको वर्गीकरण करके बता रहा हूँ। एक तो सबसे ये घास दिख रही है, घास के नीचे क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह है ना। और जो गीली जमीन है वहाँ पर क्या? काई दिखती है। काई मतलब एल्गी। एल्गी। और ये जो दूसरी चीज क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई। फंजाई जो होती है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। जो फंजाई होती है ना, जो इसके अंदर, धरती के अंदर भी रहती है, वो अपना भोजन नहीं बना सकती। और जो कवक होती, जो क्या कहते हैं उसको, शैवाल, एल्गी होती है, वो स्वयं अपना भोजन बना सकती है। क्यों बनाती है वो? कि उसमें हरी होती है और क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। जिन पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है, वो हरा जो होता है कि नहीं, वो क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल जिनमें होता है वो भोजन बनाती है। तो उसके लिए भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है? कोई बताएगा क्या? भोजन बनाने के लिए जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, वो क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है? सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हाँ, पानी, ये सब सारी चीज़ें भोजन। और नीचे से मतलब पौष्टिक तत्व, पौष्टिक तत्व तो नीचे से आते हैं। तो ये भोजन बनाने के लिए। अब अपन आए कहाँ पे? बैक्टीरिया और ये फंजाई हो गई। ठीक है ना। नीचे बैक्टीरिया, फंजाई, घास, फिर बेलाएं चलती है, छोटी छोटी बेलाएं रहती ना नीचे, वो। फिर उसके बाद में ये छोटे छोटे पौधे आ गए। ये तो दिख रहा है, ये मेरा ख्याल है ये कड़ू चिराता है। ये नहीं बोलते, कड़ू चिराता है। इसको अपन जो है, जब ये डेंगू में मतलब इसका काढ़ा वाड़ा बना के पीते हैं, है ना। इसका बहुत ज़्यादा मतलब इसका उपयोग कहीं मतलब जो है, इसको कहीं लोग मतलब जो है कभी कभी जैसे कि भंडारा होता है कि ऐसा भंडारा टाइम कर देते हैं और उसको ऐसे गर्म बनाते इतने बड़े प्रभाव में सबको बांटते रहते हैं, है ना। जब बहुत ज़्यादा मतलब उसका डेंगू का इसका वो चला था ना, उस समय की बात है। ये कड़ू चिराता है, कड़ू चिराता। तो ये क्या कहलाए? ये भुइनी में नहीं, इसकी जो झाड़ी, जैसे ये घास हुआ, छोटी छोटी क्या हुआ अपने नहीं, और बेलाएं चलती, वो बेलाएं कहलाई। ये है हर्ब बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं शाक। हाँ, हिंदी में शाक बोलते हैं इसको, और अंग्रेजी में हर्ब बोलते हैं। ठीक है ना। ये एक वर्षीय होता है। ये हर्ब जो होता है ना, एक वर्ष में ये अपना बीज देता है और मर जाता है। ठीक है। उसके बाद में ये लेंटाना, कहाँ है लेंटाना? नहीं है। लेंटाना, उल्टा काटा, रायमोनिया, ऐसा नाम है उसके। जिसमें वो फूल आते हैं ना, जिसमें अभी फल लगे हुए हैं, अभी गुच्छे के गुच्छे, और लाल फूल। ये सर मैं अभी देख रहा था दिखे से मेरे को, यहाँ पर भी कहीं होंगे रायमोनिया। ये झाड़ी होती है ना। इसके बराबर की जितनी भी है, तो इतने मेरे ऊपर जो इतनी झाड़ियाँ होती है, और ये पेड़ हो गए, दिख रहा है ना। और फिर बड़ी बेलाएँ होती है, बड़ी बेलाएँ जो चढ़ती है, जैसे बाहुल की बेला है, और भी गुड़बेल की बेलाएँ हैं, तो ये चढ़ती है। ये पेड़, इनको पेड़ कहते हैं। तो ये अपन सरल भाषा में इनका वर्गीकरण जो है ना, एक तो नीचे होगा क्या? बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह हो गया, एल्गी वगैरह हो गया। इधर ध्यान देंगे, आवाज नहीं। तो बैक्टीरिया नीचे, बैक्टीरिया, फंजाई, घास। इधर ध्यान दो, अलर्ट। घास, बेलाएं, छोटी बेलाएं, शॉक, और फिर उसके बाद में झाड़ियाँ और पेड़, बड़े पेड़। ठीक है ना। ये हो गया। अब ये देख लीजिए आप, है ना। ये सड़ने को उसको बहुत टाइम लगेगा, और दूसरी पत्ती घंटों कितनी है ये अभी
चलो सर ये ज्यादा चिल्ला रहा है। ये लेंडिया का पेड़ है, ठीक है ना। अब ये पेड़ उसके आजू बाजू आ गया पूरा। तो अब कोई बताएगा कि ये पेड़ पहले लगा, ध्यान सुनो, ये बरगद का पेड़ पहले का है या लेंडिया का? नहीं बरगद का सर। बरगद का सर। सर बरगद का सर। देखो लेंडिया का बोल दिया आप लोगों ने, अच्छा सोच के बोला है ना। फिर उसके बाद में जब मैं चुप रह गया तो उन्होंने सोचा यार ये तो सारा कुछ नहीं सर बरगद का फिर बदल दिया अपनी बात को। बरगद का सर। बरगद का इधर देखो भाई, इधर ये पेड़ पहले कौन सा आया, बरगद का आया या लेंडिया का? सर बरगद का सर। सर बरगद अब ध्यान से सुनो, दोनों साथ में है। ये जो लेंडिया का पेड़ है ये सबसे पुराना है। अब बिल्कुल चुपचाप सुनिए, ये लेंडिया का पेड़ ये सबसे पहले से ही ये लगा और बड़ा। अब क्या हुआ होगा, ये बरगद के पेड़ में और पीपल के पेड़ में और आपके कभी कभी गुलर उमर का पेड़ होता है ना, उसमें भी पाखड़ के पेड़, इसकी खासियत है। उसका बीज कौन लाता है? पक्षी लाते हैं। पक्षी लाते हैं ना उसका बीज, पक्षी लाते हैं वो छोड़ देते हैं। तो इसके पेड़ के ऊपर बीज छोड़ा होगा बरगद का, इसने पक्षी ने। अब क्या हुआ होगा कि वो बरगद का पेड़ वहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी होगी या छाल वाल होगी सूखी, उसमें ये उग गया, उसने जड़ें फेंकना चालू किया। तो कोशिश ये करते हैं ये बरगद और पीपल वगैरह ये जो पेड़ होते हैं ना, अपनी जड़ों को मतलब जो है वहाँ पर तो उगते हैं, लेकिन अब उतना भोजन तो उनको वहाँ नहीं मिल पाता। कहाँ? जहाँ पर वो पेड़ पे है ना, तो वो अपनी जड़ों को वो नीचे फेंकते हैं। कहाँ? इसके बगल से नीचे। तो ऐसी ये जड़ों को नीचे फेंकते हैं और एक दिन वो आता है कि ये पूरा का पूरा जो पेड़ पुराना वाला है उसको पूरा घेर लेते हैं और उसको एक दिन मार देता है, मतलब मर जाता है, मारे नहीं जाता है ना। तो ये मतलब जो है पहले ये पेड़ आया है और उसके बाद में बरगद आया है जो बीज से उसके डालियों पर उठ के नीचे उन्होंने जड़ फेंका और पूरा का पूरा पेड़ को घेर लिया। और उसके बाद में ऐसा लगने लगा कि जैसे ये बरगद के पेड़ है, यहाँ पर कोई पेड़ दूसरा है नहीं, ठीक है ना। तो ये खासियत किनमें होती है? पक्षियों में। कौन से पेड़ों में होती है? बरगद, और पाकड़, है ना, इनमें होती है, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीपल का पेड़ जो है 24 घंटे और तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये बात सच नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्यों सच नहीं है देखिए, ऑक्सीजन कैसे बनती है, कब बनती है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक होती है, कैसे बनती है, कैसे बनती है ऑक्सीजन, कैसे बनती है बोलो। पेड़ से कब बनती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनती है। और उसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे से पौष्टिक आहार, ठीक है ना। तो जब रात में प्रकाश रहता ही नहीं तो फिर एक और चीज़ है क्लोरोफिल, हरा जो क्लोरोफिल होता है ना उसकी भी आवश्यकता रहती है। तो जब नीचे है ना, क्या है ये प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक होते हैं आपने बताया, हरा। तो अब प्रकाश तो रात में रहता नहीं, प्रकाश रात में रहता नहीं, तो फिर ये रात में कहाँ से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी या प्रकाश संश्लेषण होगा, कैसे होगा? नहीं, प्रकाश उसके लिए मतलब आवश्यक है, अनिवार्य है। तो रहती है।
ये क्या होता है, ध्यान से सुनो इधर। होता क्या है कि ये दिन में इनके जो पत्ते रहते हैं ना, चाहे वो बरगद हो, चाहे पीपल हो, चाहे पाखड़ हो, इनके पत्ते बहुत चिकने चिकने। इनके पत्ते चिकने दिखते हैं कि बरगद पीपल वगैरह के, इनके पत्तों में जो रंग रहते हैं वो वास्तव में ये पेड़ होता है जहाँ पर सूखे स्थान रहते हैं ना, जहाँ पानी कम रहता है, वहाँ पे अपनी जड़ें बहुत पीछे देते हैं और पानी की खोज करते हैं, ठीक है ना। तो इनमें जो पत्ते रहते हैं वो चिकने होते हैं बहुत, ठीक है। और इनमें जो स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा सरल रहते हैं कि नहीं पत्तों के ऊपर, तो जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेते हैं। और तो वो जो है वो दिन में वो उसको लगभग बंद कर लेते हैं। क्यों बंद करते हैं? कि जो उसके वाष्पोत्सर्जन होता है ना, जो ट्रांसपायरेशन बोलते हैं उसको, है ना, तो वो कम हो, तो पानी की बचत के लिए। तो ऐसे ही कौन से पेड़ों में होता है, नीम में भी ऐसे ही होता है, आम में भी ऐसे ही होता है, जामुन में भी ऐसे ही होता है। और तो ये कोशिश करते हैं कि पानी का कम निकले, मतलब जो है कम उड़े, ठीक है ना, इसलिए अपने वो स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। और दिन में क्या करते हैं ये आपके बरगद सबसे ज़्यादा कौन करता है? पीपल एक मिलेट नाम का एक रसायन बनाता है, मिलेट, और वो रसायन जो है रात में उपयोग करके और फिर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना। इसलिए रात को भी ये ऑक्सीजन होता है, ये खासियत है। रात्रि में इसके बिना ऑक्सीजन नहीं निकलती, किससे? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश जरूरी है, प्रकाश रात में नहीं भी रहता है, तो वो जो दिन में बना हुआ जो पदार्थ रहता है मिलेट, वो मतलब जो है इसमें काम आता है, और वो रात में भी ये जानना बहुत जरूरी, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैंने आपको अभी तक तो बताया कि ये पेड़ जो है 6967 गांव के किनारे या गांव में नीम, बरगद, पीपल, आम, जामुन, ये पेड़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो है ऑक्सीजन हमको ज़्यादा मिले, ठीक है। इसके अलावा एक और पेड़ है, इसका नाम है करंजी, हमें सहारा रहता है, तो वो भी पेड़ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना। तो ये इन पेड़ों को हमको ज़्यादा, जब हमारे रोड साइड में प्लांटेशन होता है या कहीं हमारे यहाँ प्लांटेशन होता है, तो हमको इन्हीं पेड़ों को लगाने के लिए बात करना चाहिए। अगर कोई दूसरे पेड़ लगाता है तो हमारे माता पिता को हम बोल सकते हैं कि नहीं ये पेड़ मत लगवाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। क्योंकि आजकल देखिए ये पेड़ और क्या क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं, इसके अलावा और क्या करते हैं? पानी भी वही देते हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। प्रदूषण भी वही कम करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, है ना। तो प्रदूषण को भी वही कम करते हैं। दिल्ली के न्यूज़ पढ़ते हो क्या? दिल्ली में क्या हो रहा है, प्रदूषण कितना बढ़ रहा है ना। तो वहाँ पर पेड़ पौधे इतने हैं नहीं कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर निकलती है वो पूरा उसका शोषण हो जाए, है ना, एब्जॉर्ब हो जाए वो, ठीक है। तो ये प्रदूषण भी, अपन चलते हैं वहाँ से अच्छी जगह बैठते हैं, तो होगा ही होगा वो, लेकिन कैसे जाता है जल्दी बताओ। हैं? सर पानी जल से भी, लेकिन हाँ, और कितने बार तो आप लोग जैसे ये कर चुके हैं। पेड़ अंदर पानी लेता है और फिर जमीन में जाके, नहीं ठीक है, कुछ तो बोलो, बोलो जल्दी बोलो, बोलते जाओ ना जिसको आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, ये ऊपर ये पहाड़ दिख रहा है, इसके ऊपर पेड़ दिख रहे हैं आपको, है ना। इधर भी पहाड़ दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं आपको। पहाड़ में इतने पेड़ नहीं है जितने होना चाहिए, घना नहीं है ना। अब पानी जब गिरता है, अगर ये घना होता, थोड़ा सा बेला है ये, अगर ये घना होता तो पहले जो पानी गिरता, किस पे गिरता पानी? तेज धारा से गिर रहा हो, तेज, और या कम गति से गिर रहा हो या तेज गति से गिर रहा हो पानी, पहले किस पे गिरता पानी? पेड़ की पत्तियों पे, डालियों पे, है ना। जब पेड़ की पत्तियों पे, डालियों पे गिरता तो उसकी जो वेग है ना, उसका जो रफ्तार है वो कम हो जाता,
और वो क्या होता है, जमीन पर धीरे धीरे टपकता है, गिरता है, और टपकने के कारण वो धीरे धीरे गिरने के कारण जमीन के अंदर जाता है। अगर मान लीजिए वहाँ पेड़ नहीं होते तो पानी गिरता और बह के नाले में आ जाता और सीधा चल जाता, पानी जमीन के अंदर नहीं जाता। ठीक है ना। अब जमीन के अंदर पानी जाता है तो क्या क्या होता है इसका। पानी हमारे यहाँ वर्षा का जो पानी आता है वो जून के महीने में गिरता है। ध्यान से सुनो आप लोग, ध्यान से सुनो। वर्षा का पानी जून के महीने में चालू होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पहले आता है पानी, तो थोड़ा ज़मीन के अंदर जाता है, फिर जाता है, जब लगातार जब गिरता है तो ज़्यादा अंदर चल जाता है। एक ऐसी स्थिति बनती है, देखो ज़मीन में 25-30 फीट अंदर जाएंगे अपन तो मिट्टी मिट्टी है, तो उसके बाद में 40-50 पे चट्टान लगती है, तो वो धीरे धीरे पानी मिट्टी में जाता है। और एक जैसे मान लो 25 दिन पानी गिरा, तो ज़्यादा दिन पानी गिरने के बाद में लगातार फिर वो, मैं उस स्थान की बात बता रहा हूँ जहाँ पेड़ पौधे हैं। जहाँ पेड़ पौधे नहीं है वहाँ तो जीरो है, वहाँ तो बह गया और निकल गया पानी, धीरे धीरे नीचे गया। और फिर ऐसी स्थिति बनती है कि वो धरती जो है सरोवर हो जाती है। सरोवर मतलब संतृप्त, संतृप्त है ना, सैचुरेटेड बोलते हैं अंग्रेजी में, पूरा। तो अब जब वो सरोवर हो जाती है तो फिर उसके निकलने के लिए रास्ता देखता है वो कहाँ से जाऊँ, तो फिर वो जहाँ पर नीचा भाग आता है ना, वहाँ से पाझर जो होती है कि नहीं, अब तुम देखते होंगे, इधर आते होंगे कभी बरसात के दिनों में, तो यह पाझर दिखती होगी, है ना। तो वो पाझर से फिर वो आता है तो कहाँ आता है, नाले में है ना। तो जहाँ नीचे मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा पानी हुआ तो इधर जाएगा और ये इसमें भी चला जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो गया तो वहाँ ये पज्जर, यानी जहाँ नीचा होता है ना वहाँ पर वो पाझर के रूप में या वहाँ पर जाता है। अब ये पानी जैसे यहाँ पर कम जंगल है तो नीचे कम पानी जाएगा, है ना। ज़्यादा घना रहता तो ज़्यादा पानी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर घना जंगल होता तो पानी ज़्यादा भी जाता, और वो जो ज़मीन होती तो ज़मीन पे सूरज की किरणें घने होने के कारण कम पड़ती, इसलिए पानी का जो वाष्पीकरण होता है ना वो धीरे धीरे होता है घने जंगलों में। तो वो पानी की पाझर ज़्यादा दिन तक रहेगी, कहाँ पर, घने से। नमी ज़्यादा दिन तक रहेगी तो पाझर ज़्यादा दिन, और जहाँ पर कम जंगल है वहाँ पर बिल्कुल मतलब जल्दी से पानी, तो वो पाझर जल्दी बंद हुई। जैसे पाझर बंद हुई तो आपका इधर नाला धीरे धीरे करके मतलब बंद, उसकी धारा बंद हुई, है ना। तो अब ये जंगल जो कम हो गए ना, इसी कारण जैसे कहते पहले मैंने कन्हान को देखा था, पेंच नदी को देखा था, 12 महीने बहती थी, सन 90 के बाद में बह नहीं गई थी, मतलब टूट जाती है इसकी धारा, ठीक है ना। अब ये मेन कारण है। और ये जो कुओं में पानी रहता है ना, ये भी इसी कारण रहता है। जब तक कि आपकी पाझर चलेगी तब तक कि कुओं में पानी रहेगा। तो पाझर कब तक चलेगी, जहाँ घने जंगल होंगे, नमी रहेगी, वहाँ पर वाष्पीकरण नहीं होगा और नमी बनी रहेगी, पाझर भी बनी रहेगी और उतने दिन तक पानी रहेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पानी का अंदर जाना वो घने जंगल ही करते हैं, है ना, उसके अलावा कोई नहीं करता। अब मान लीजिए ये पानी यहाँ पर जंगल नहीं होता, पानी नीचे गिरा, एक तो उन्होंने पानी मिट्टी भी बहाया साथ में और पानी भी वहाँ अंदर नहीं गया, तो पानी ज़मीन के अंदर नहीं गया। अब आजकल क्या है, हम गाँव में, घर में, शहरों में, घरों में पानी को रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर जो होता है ना, अपना जो वर्षा का पानी होता है उसको रिचार्ज बोलते हैं, या धरती के अंदर संचयन करने के लिए हम लोग गड्ढा बना देते हैं और जितना पानी ढाल का आया उसके अंदर जाता है, उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। तो वो उस तरह से रिचार्ज, लेकिन वो क्या है, वो तो हम गाँव में, लेकिन जो हमारा बहुत बड़ा जो भाग है वो जंगलों से घिरा हुआ या खेतों से घिरा हुआ है, वो पानी अंदर जाना चाहिए, तभी धरती में पानी रहेगा, अन्यथा पानी नहीं रहेगा। तो अब क्या बात आई, पेड़ों से पानी, मतलब पेड़ भी अगर रहेंगे तो पानी, पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी नहीं रहेगा, बह के चला जाएगा, है ना। और अब देखिए मिट्टी बहने से एक तो क्या है, वहाँ की उपजाऊ क्षमता भी खत्म होती है, दूसरा मिट्टी आती है कहाँ में, नाले में आएगी, फिर नदी भी जाएगी। मैं भी गाँव का रहने वाला, है ना। ये जो जितनी मैंने मधुमक्खियाँ बताया ना, उसमें से 4 मधुमक्खियाँ मैं निकाला, है ना, उसको नहीं निकाला, वो आ गया, उसको नहीं निकाल, उसको वो तो निकालने वाले, है ना। तो 4 पतपुड़िया निकाला हूँ मैंने, मोरस निकाला हूँ, और वो बड़ी वाली कोटी, छोटी वाली कोटी खाया, ठीक है। इसी तरह से ये जो नदी नाले हैं, डोह जानते हो आप लोग, डोह क्या होते हैं, जमा। तो ये डोह मतलब क्यों बन जाते हैं, जैसे
अब जहाँ पर ऐसा गोलाई वोलाई रहती है या जो भी कारण रहते हैं तो वो वहाँ पर गहरापन हो जाता है ना, और वहाँ पानी हमेशा रहता है। जहाँ पर पानी मतलब जो है वहाँ पर गहरापन हो जाता है। अब वो डोह का उपयोग क्या होता है भैया बताओ, डोह का उपयोग क्या करते हैं? खेतों में भी पानी देते हैं, मवेशी भी उसमें ज़्यादा दिनों तक पानी रहता है ना, जानवरों को पानी मिलता है उससे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाँव में पहले अभी भी क्या है, कोई बड़े डेम, बड़े तालाब या स्विमिंग पूल कहाँ होते हैं? जब हमको तैरना सीखना है तो डोह में तो जाते हैं ना हम लोग, इसके अलावा हमारे लिए कोई चारा नहीं है ना। तो अब क्या हो रहा है कि जब मिट्टी गिर रही है, मिट्टी बह के आ रही है, तो डोह भी हमारे उथले होते जा रहे हैं। तो कितना बड़ा नुकसान है, यानी पानी तो उससे जा ही रहा है, किससे? पेड़ों से। ठीक है, अभी पानी की बात कर लिया। तापमान की बात मैंने, जो तापमान जो है कैसे कम होता है या कम करने वाला कौन है? एकमात्र पेड़ और पौधे, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। कि उसके पत्ते जो है सूरज की किरणों को झेलते हैं, है ना, और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, भोजन भी बनाते हैं। और पूरी, अगर मान लीजिए खुली ज़मीन है या खुला कहीं पर भी कुछ भी हो, पत्थर हो, तो अगर वो सूरज की किरणें गिरेगी तो तपेगा कि नहीं तपेगा? छाया होगी तो नहीं तपेगा। तो वो तापमान वैसे बढ़ता है। वैसे पेड़ पौधे कट रहे हैं तो तापमान निश्चित रूप से बढ़ रहा है। उसके अलावा जो तापमान बढ़ाने में कौन मदद करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो हमारे वाहनों से निकलती है, फैक्ट्री से निकलती है ना, और बहुत सारी एसी से निकलती है, क्लोरोकार्बन करके होंगे। ये सब गैसें जो है हमारे पर्यावरण का तापमान बढ़ाने में लगी हुई है। तापमान को कम करने के लिए जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तापमान उन्हीं से कम होगा। अन्यथा तापमान को कम करने वाला कोई भी नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई बनाया नहीं। वो तो जैसे हम एसी लगाते हैं तो एसी हमारे घर को तो ठंडा कर देता है अंदर, बाकी बाहर क्या करता है? प्रदूषण फैलाता है, बहुत बड़ा प्रदूषण फैलाता है। तापमान को कम करने वाले कौन है? केवल और केवल पेड़ पौधे। प्रदूषण को कार्बन डाइऑक्साइड पूरी खींचते हैं, वो ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा निकालेंगे, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगी, उतना ज़्यादा शुद्ध वातावरण रहेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जितने पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे वो अवशोषित करेंगे। पत्तियों से अवशोषित करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, जो धुआं निकलता है वो। तो जहाँ जितने पेड़ पौधे रहेंगे वहाँ उतना ज़्यादा स्वच्छ वातावरण वो रहेगा, शुद्ध वातावरण। ठीक है, फिर उसके बाद में पानी कैसे गिरता है? पानी कहाँ? समुद्र से भाप बनी, नदियों से भाप बनी, ऊपर गया, बादल बने, बादल बनने के बाद में फिर उसके बाद में वो हवा से इधर उधर घूमते हैं। जहाँ उनको ठंडक मिलती है वहाँ पर पानी गिरता है। ठंडक कहाँ मिले? जहाँ पेड़ पौधे रहेंगे। जैसे आप बेंगलुरु का नाम सुना होगा आपने, बेंगलुरु में ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, उसको गार्डन सिटी भी कहते हैं अपन। तो जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे ज़्यादा पानी गिरेगा। अभी ये वर्तमान में क्या हो रहा है कि ये जो पेड़ पौधे जो है ना कम होने के कारण, कटाई होने के कारण पूरा जलवायु, पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि कहीं पर भी कभी भी पानी गिर जाता है, कभी भी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी आपने देखा होगा तापमान जो है अभी पिछली जो गर्मी गई ना, तापमान कितना बड़ा हुआ है ना, हमारा घर में रहना दुभर हो रहा था। तो तापमान क्यों बढ़ता है? तापमान इसलिए बढ़ रहा है कि ये सब चीज़ें मैंने जो बताया उसके कारण तापमान। और पेड़ पौधे नहीं है तो हमारे यहाँ अगर पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो हमको उसका ज़्यादा असर होगा। अब नागपुर में उसका असर कम जाएगा, है ना, लेकिन नागपुर का यहाँ से कुछ ना, यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पादन होगी तो नागपुर में उसका असर जाएगा, नागपुर तक जाएगी वो। जैसे कि एक अमेजन फॉरेस्ट बोलते हैं, वो उनका जो क्षेत्रफल है बेटे, जो अमेजन फॉरेस्ट है उनका क्षेत्रफल है हमारे भारतवर्ष से उसका क्षेत्रफल 4 गुना है उस जंगल का। कितना? 4 गुना। वो पूरी दुनिया की 30% ऑक्सीजन की पूर्ति करती है, यानी वो हज़ारों किलोमीटर से ऑक्सीजन आती है। तो इसका मतलब ये है कि तापमान नागपुर में बढ़ेगा तो उसका असर यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर तापमान कम होगा तो उसका असर वहाँ भी पड़ेगा। यानी कुल मिला के ये ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा पैदा होगी, वहाँ पर कुछ ना कुछ जाएगी, कुछ ना कुछ मात्रा, है ना। तो ये मतलब कहने का मतलब जो है कि जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उसका असर जो यहाँ पर अगर अच्छा हो रहा है तो उधर अच्छा जाएगा, उधर खराब हो रहा है तो उधर खराब का असर यहाँ पर भी आएगा। लेकिन जहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम जितने ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे उतने हम लोग सुखी रहेंगे, ठीक है ना। तो अपना मिट्टी बनाने वाला पेड़, मिट्टी को रोकने वाला पेड़, पानी को जमीन में डालने वाला पेड़, तापमान को कम करने वाला पेड़, प्रदूषण को कम करने वाला पेड़। तो भाई देखिए, फिर हम पेड़ पौधों को मतलब बेरहमी से नष्ट कर रहे हैं। और सबसे
बड़ी बात यह है कि हमको तो पेड़ पौधों का बार बार आभार और धन्यवाद देना चाहिए। एक एक पत्ती जो है तापमान कम करने में मतलब अपना योगदान देती है, ठीक है ना। तो हम तो गए और तोड़े, पत्ती चले, है ना। तो ये इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे, ठीक है ना। तो सब सारी चीज़ें और दूसरी चीज़ें आपको बताई हमने, है ना। और चलो अब रास्ते में और कुछ मिलेगा तो और बताएंगे ना। पहले अपने बारे में बता दीजिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज साकरे है। मैं ग्राम लोहांगी में रहता हूँ और मेरे शाला का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक आराम से लोहा बड़ोसा है। हंसो नहीं बेटा, हंसो नहीं। आज सर ने बताया कि पेड़ हमारे जीवन में कितने आवश्यक है। पेड़ों से ही हमारा जीवन है, और अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ।